Hi guys, I am Siddharth here. Welcome in our channel In Light of Law. In today's video, we are going to discuss about section 2 which deals with the definition part of RTI Act. अगर मैं और भी स्पेसिफिकली बात करूं तो आज की वीडियो में हम सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट जो सबसेक्शंस है उन्हीं को देखेंगे ताकि वीडियो बिल्कुल भी लेंथी ना हो जाए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2(1)(a) से, जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन करता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मीनिंग वही होता है जिसे हम जनरली गवर्नमेंट बोला करते हैं, बस डिफरेंस होता है एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का। जब हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल की या फिर यूनियन टेरिटरी के लेवल की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म्ड एज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और व्हेन इट कम्स टू स्टेट लेवल तो फिर स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाती है। अब इन्हीं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का एक काम ये भी होता है कि वो अपने अपने लेवल पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट करें, और इनके अपॉइंटमेंट से डील करता है सेक्शन 12 और सेक्शन 15। इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए हम स्विच करते हैं सेक्शन 2(1)(e) पर। यह सेक्शन डिफाइन करता है वर्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। इट मीन्स अथॉरिटी विच हैव पावर or competence to make rules for public authorities, and these rule making powers are given under section 2(1)(g) और section 28। और हाँ, जनरली ये पावर्स फीस वगैरह के रिगार्डिंग रूल्स बनाने के लिए यूज में ली जाती हैं। तो ये तो था इस सेक्शन का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अब हम इसे और भी अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर हम देखें लोकसभा में या फिर स्टेट लेवल पर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, तो स्पीकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। क्यों? बिकॉज ही हैज द पावर टू मेक रूल्स फॉर देयर रिस्पेक्टेड हाउसेस। सेम ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स के लिए रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, स्टेट्स में गवर्नर, यूनियन टेरिटरीज के लिए एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239A के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया गया हो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाते हैं। ओके, तो आई थिंक ऑल द थिंग्स आर क्लियर नाउ। We should move on next section, which is section 2(1)(f, and section 2(1)(f में डिफाइन किया गया है इसी इंफॉर्मेशन वर्ड को। हम बोलते हैं कि हम आरटीआई से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं, तो यही जो इंफॉर्मेशन वर्ड है वो सेक्शन 2(1)(f में डिफाइन किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, इंफॉर्मेशन मीन्स एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। अब वो चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, पेपर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हो सकता है, ई टेक्स्ट में हो सकता है, रिकॉर्डिंग में हो सकता है, और वो कैसा भी डाटा हो सकता है, जैसे फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, मेमोरेंडम्स, ईमेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सिंपल सा फंडा ये है कि इस तरीके की किसी भी डाटा को कोई भी इंफॉर्मेशन सीकर ऑब्टेन कर सकता है। और जहां तक बात आती है प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की, तो उसे हम उस एक्सटेंट तक तो एक्सेस कर ही सकते हैं जिस एक्सटेंट तक उसे पब्लिक अथॉरिटी एक्सेस कर सकती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर इंफॉर्मेशन चाहिए किसी प्राइवेट बैंक के बारे में, तो वी कैन अप्रोच आरबीआई। अगर इंफॉर्मेशन चाहिए किसी प्राइवेट अनएडेड स्कूल के बारे में, तो वी कैन अप्रोच एजुकेशन डिपार्टमेंट। और ऐसे ही अगर इंफॉर्मेशन चाहिए किसी ट्रस्ट के बारे में, तो हम चैरिटीज कमीशन से ले सकते हैं। क्लियर हुआ? आई थिंक डेफिनेटली हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन 2(1)(g) पर मूव करते हैं। दिस सबसेक्शन डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ वर्ड prescribed. Here the prescribed means rules prescribed for charging of fees, application format, etc. And these rule making powers are rest with the appropriate government and competent authority. अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इनके पास रूल मेकिंग पावर्स तो हैं, लेकिन जो भी ये रूल बना रहे हैं वो रीजनेबल होने चाहिए। जैसे सेंट्रल लेवल पे आरटीआई एप्लीकेशन के लिए 10 रुपीज़ फीस प्रेस्क्राइब्ड है, तो इन लोगों को भी जो फीस रखनी है वो रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये लोग 200 रुपीज़ फीस रख देंगे या फिर कोई ऐसा रूल बना देंगे जो रीजनेबल ना हो। ऑल्दो इन सभी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे डिसाइडेड केसेस भी हैं, हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आज नहीं, आने वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए हम सेक्शन 2(1)(h) पब्लिक अथॉरिटी को देखते हैं। अभी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स सा हो जाता है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स होने जैसी कोई बात नहीं है कि तीनों सेक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो हम जब भी एक सेक्शन को पढ़ते हैं तो ये अच्छा होगा कि हम तीनों सेक्शन को इंटरलिंक करके पढ़ें। ओके,
तो अभी तो हम पब्लिक अथॉरिटी देखते हैं। पब्लिक अथॉरिटी इंक्लूड्स ऑल द थ्री विंग्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, सम एन एक्सटेंट जुडिशियरी भी। सभी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स, म्युनिसिपल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट्स, PSUs और बॉडीज लाइक पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑल आर इंक्लूडेड। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आइदर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन which is constituted, owned, controlled or substantially financed by any of the state government or center government, also called public authority। अभी यहाँ मैंने दो important terms का यूज़ किया, owned और substantially financed। अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट के 51% से ज़्यादा शेयर है तो वो owned मानी जाएगी, और वहीं अगर किसी कंपनी में 26% से ज़्यादा शेयर है तो वो substantially financed मानी जाएगी। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सेक्शन 2(1)(i) को। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। हेयर रिकॉर्ड मीन्स एनीथिंग और एवरीथिंग विच इज अवेलेबल और एक्सेसिबल टू द पब्लिक अथॉरिटी इज कॉल्ड रिकॉर्ड। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने वीडियो में सेक्शन 2(1)(f) डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया, तो ये सेक्शन भी ऑलमोस्ट सेम सा ही मीनिंग कन्वे करता है। आई होप कि अब चीज़ें क्लियर होने लगी हो और आपको भी सब कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी डेफिनेशन वाला पार्ट किसी भी एक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ओके, तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं सेक्शन 2(1)(j) को, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करता है। हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन ही, जिसके लिए पूरा एक एक्ट बनाना पड़ा। We will try to understand this section in a easiest manner. तो think logically. What is right to information? I think अब हम सभी का लॉजिक यही बोलता है कि right to information एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है जो हमें ना सिर्फ किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स या डाटा जो कि पब्लिक अथॉरिटी के पास या तो अवेलेबल हो या उसके लिए एक्सेसिबल हो, उसे अवेल करने के लिए इंटाइटल्ड करता है, बल्कि ये हमें किसी भी डॉक्यूमेंट या वर्क का इंस्पेक्शन करने, रिकॉर्ड्स की सर्टिफाइड कॉपी लेने या फिर किसी भी एक्सट्रैक्ट को ले सकने के लिए भी एम्पावर बनाता है। देखो था ना कितना सिंपल, बस यही बोलता है सेक्शन 2(1)(j। अब हम मूव करते हैं हमारे आज के लास्ट सेक्शन पे, सेक्शन 2(1)(n), जो कि थर्ड पार्टी को डिफाइन करता है। ये सेक्शन काफ़ी सिंपल है, लेकिन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। ये सिर्फ इतना बोलता है कि इंफॉर्मेशन सीकर और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के अलावा कोई भी सिटीजन थर्ड पार्टी हो सकता है। इवन एक पब्लिक अथॉरिटी भी थर्ड पार्टी हो सकती है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि कभी कभी एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कोई पब्लिक अथॉरिटी भी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो आपको ये क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और आंसर हमेशा यस में लिख के आना है, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी भी थर्ड पार्टी हो सकती है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस भी किया। तो बस गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।